अब वीडियो आ रहा है? हाँ। दोनों साइड आ रहा है मेरा? फाइनली डिलेट था बहुत। So hello, good evening everyone, and sorry for the delay. Maybe some technical issue going from the last half an hour, and we are really sorry for the delay. It's not in our hand, some technical problem, and आवाज करो। so let's start the session today. Basically, every Saturday we will discuss on Ellen's keynote. Maybe some miss out due to clinic, webinar, and online patients. So today we are going to discuss Ellen's keynotes, Aconite. Two remedy we already discussed from Ellen's keynote, abrotenum and acetic acid. So today we're going to discuss some importance of Ellen's keynote and Aconite. So, and we will discuss with Dr. L.M. Khan sir. So, Assalamu alaikum, Papa. सॉरी इतना आधा घंटा से आपको वो वेट करा के, वो थोड़ा प्रॉब्लम नेट मोबाइल का इशू हो रहा था कुछ, और सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एलेंस की नोट का। एकोनाइट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और पहले एलेंस की नोट में जैसे कि पापा स्टार्टिंग जो होता है हर मेडिसिन का, जो आपने बताया हमें कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया जाता है। सो उसमें एक चीज लिखा हुआ है, स्पेशली गर्ल्स आर फुल ऑफ प्लेथोरिक हैबिट who lead a sedentary life. और ये लिखा हुआ है इंडिकेटेड acute और recent cases occurring in young person. तो प्लेथोरिक हैबिट और प्लेथोरिक पर्सन किसको हम लोग समझेंगे, स्पेशली यंग में? मतलब होता है जी, जो पर्सन फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ रेडनेस होता है, फुल ऑफ एग्जिबिटिंग पावर, खुशी, खिलता हुआ जो होता है, एकदम सुस्त, काहिल, डल नहीं, एकदम एक्टिव। पहले थोड़ा का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड। तो जिस केस के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड मतलब शाम फुलनेस रहेगा, रेडनेस रहेगा, एक्टिविटी रहेगी, चेयरफुलनेस रहेगा, दैट इज प्लेथोरिक हैबिट और प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्ते सर। प्रणाम सर। जुग जी, अच्छा लगा देख के। जी सर। तो मोस्टली ऐसे केसेस, ऐसे यंग पर्सन को हम लोग प्लेथोरिक समझेंगे। तो अगर ये इसमें जो ये बात है पापा की, जैसे ये कह रहे यंग पर्सन, अगर ये ओल्ड पर्सन में भी अगर ऐसा प्लेथोरिक पर्सन हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है। ओल्ड केस के अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, तो प्लेथोरा का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कम हो जाता है। काम आएगा ऐसी बात
बात नहीं कि जब इंडिकेशंस रहेगा एकोनाइट का तो बहुत काम आता है, बहुत। लेकिन वो जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में किरण साहब, वो वाली बात नहीं रहेगी। ओके। मुझको नहीं मिला है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। ये मोस्टली ज्यादातर यंग जो पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, यंग, फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एनर्जी, ये पहले थोड़ा की बात आती है। अब इसके अंदर इंडिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ ये, उसके बाद इंडिकेशन मिल जाता है तो हम लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सेडेंट्री लाइफ पापा, वो जो किसको ये हम लोग सेडेंट्री समझेंगे? सेडेंट्री लाइफ बहुत सिंपल सी बात है, आराम तलब जिंदगी, बस, ज्यादा कुछ नहीं। आराम तलब जिंदगी, बिना टेंशन का, बिना फिक्र का, बिना परेशानी की जो लाइफ होती है, बिना कोई मेहनत का, ऐसे लोगों में एकोनाइट बहुत फुल डेवलप होके आता है। और हम लोग को बहुत अच्छा टिपिकल एकोनाइट ऐसे लोगों में देखने को मिलता है। और इसी तरह का लेटर स्टेज में कोई मिलता है तो उसमें नक्स भूमिका में मिलता है। अच्छा पापा, ये जो सेडेंट्री लाइफ वाली जो बात है, जैसे कि एक प्रोफेशनल, जैसे कि हम लोग एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, जो एक सिर्फ क्लिनिक, अगर वो गाड़ी से भी जाए और सिर्फ क्लिनिक में बैठे फिर बैठ के आ जाए, तो ये भी सिर्फ जो सिंपल बैठ के जो काम होता है मोस्टली, तो वो सेडेंट्री। जी। बहुत सारे जो बिजी प्रैक्टिशनर होता है, जिनके पास खाने और पेशेंट देखने के सिवा और कोई टाइम नहीं है, सोना भी उनके लिए तकलीफदा हो जाता है, नहीं मिलता है, टेंशन रहती है। ऐसे में एकोनाइट से हटके थोड़ा सा नक्सोमिका की तरफ चला जाता है। और एकोनाइट में जो टिपिकली सेडेंट्री लाइफ जो होता है, वो एकोनाइट दूर है काम काज से, बस बहुत आराम, एक लफ्ज आराम तलब जिंदगी। अब तुम पूछोगे कि ऐसे केसेस में हम लोग कैसे पकड़ते हैं, कोई तो बोलेगा नहीं कि मेरी सेडेंट्री लाइफ है। चेहरा गोल मटोल होगा, हाथ छू के देखोगे ना, रफ नहीं होगा, मुलायम, काम ही नहीं किया, कुछ छूछा ही नहीं किया। तो ऐसे में थोड़ा हम लोग का शक चला जाता है, और उसका दूसरा थोड़ा जो एक्टिविटी देखते हैं तो आ जाता है कि ये मोटा मोटी एकोनाइट के प्रिस्क्रिप्शन के लायक है। बस उसमें जो मेंटल सिम्टम अगर मिल जाता है, वट एवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, दो चीज याद रखना एकोनाइट की प्रिस्क्राइबिंग के लिए। एक उसका कॉज मिल जाए, मेंटल मिल जाए, परवाह नहीं करना क्या बीमारी है। हम सिर्फ यही देखते हैं, कॉज मिल गया मुझको। और वजह से बहुत सारे केसेस में देखते हो कि बहुत सा मेडिसिन फेल कर रहा, फिर भी हमें एकोनाइट देते। हाइपरपायरेक्सिया हो रहा है, देखा मैंने, क्या देखा, कॉज क्या है, बस। वहां अगर मेंटल मिल गया, लाजवाब। लेकिन एक्यूट फेज में हम ज्यादातर उसके कॉज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, स्पेशली एटमॉस्फेरिक एंड सराउंडिंग्स का जो, बस। अच्छा, और एक चीज पापा, एलन स्कीनोट में आपने मुझे मार्क करवाया था, जैसे लिखा हुआ वुड लीड अ सेडेंट्री लाइफ, ये इटैलिक में है, लेकिन आपने मुझे वो छोड़ के एक मार्क कराया मुझे, पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज। इजिली से मुराद एक हम एक ये मिसाल आपने देते इसमें मार्क कराया था मुझे, ये पर्सन इजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंज। हाँ, अब तुमको हम इजिली बहुत तरह से एक्सप्लेन करते हैं, खाली इजिली बोलेंगे तो कम से कम पूरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा।
एक एक मिसाल बताते हैं। आप लोगों ने डॉक्टर सुनील सरकार साहब का नाम सुना है? ये ये बहुत सारे लोग सुने होंगे। ये शशांक भी देखा है, सुना है। तो हम लोग कभी जब बैठते हैं तो बात करते थे, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते थे, डिजीज ड्रग के बारे में बात करते थे। तो एक दिन उसने कहा मुझको, अपने फादर, उसके फादर भी बहुत अच्छे डॉक्टर थे, तो वो बोला एक दिन हमको, वो अपने फादर का केस सुनाया हमको। इसमें क्या था, बच्चा पैदा हुआ, पेशाब बंद, बहुत परेशान। इसके फादर उस जमाने में प्रैक्टिस करते थे, उनको दिखाया गया तो उन्होंने एकोनाइट दिया। एकोनाइट देने के बाद फट से पेशाब हो गया। ये हो गया, वो सुना दिया, सब कुछ हो गया। अब सरकार से हम जब भी मिलते थे, जब हम यही पूछते थे, सरकार वो तो अपने फादर वाला एकोनाइट वाला केस बोलो, तो हमको बोल देता था बेचारा वो। फिर कभी कोई मुलाकात, अरे सरकार वो अपने फादर वाला केस हमको बोलना, तो एकोनाइट वाला। फिर एक दिन झंझला के हमको बोलते, अरे लालदा, मतलब बंगला में बोला, तुम इतने बार बार वही केस का पूछता है तू? तब हम समझ गए कि ये जो एलियंस की नोट की ब्यूटी है, उसकी गहराई नहीं पहुंची है। हमको कोई अगर 1000 बार एकोनाइट का, ये उसके फादर वाला केस कोई हमको भूलता रहेगा, तो हम उसको ना नहीं कहेंगे कि बंद कर दो। तो जिसके, उसकी माँ के से पूछो इसके बच्चे का पेशाब बंद हुआ है, उसके बाप से पूछो उसके बच्चे का जो पेशाब बंद हुआ है, उसके घर का माहौल पूछो उसके पेशाब बंद होने का, डॉक्टरों का जो कौन ये आ रहा फोन, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ऑपरेशन होगा, सबके दिल से पूछो। जबकि दिल के पूछे तो एकोनाइट की तरफ किसी का आंख नहीं जाता, सिर्फ श्रीमल सरकार के बाप का जाएगा। वाह, क्या बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर जो क्लासिकल होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग करना चाहता है, उसी को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ये जो इजीली, क्या फिर एक बार पढ़ो लाइन को, फिर से पढ़ो। person easily affected by atmospheric change. पर्सन फिर से पढ़ो, इजीली affected by atmospheric changes. जब पेट में बच्चा रहता है ना, तो उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, उसकी दुनिया होती है। और जैसे ही वो बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है, इजीली affected by by that atmospheric change. atmospheric, यहाँ का कैसा था और यहाँ का कैसा होगा, पेशाब रुक जाएगा। दुनिया का हर तरह का बीमारी हो सकता है। हम तो पेशाब का एक एग्जाम्पल देते हैं। दैट इज a deep meaning, understanding and perceiving of the easily affected by the atmospheric changes. बस ये याद रखना। हम बहुत सारे केसेस अर्ली लाइफ में फोन पर सुनते थे। उस जमाने में ये मोबाइल फोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन होता था, बड़ा भद्दा सा, उस पर फोन आता था, भाई बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसका ये हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, स्कूल नहीं हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, पेशाब नहीं हो रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, रो ही रहा है, बच्चा अभी पैदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। हम चुपचाप एकोनाइट 200, कोई दुनिया का दवा काम नहीं करेगा एक्सेप्ट एकोनाइट, एकोनाइट, एकोनाइट। ये जो खूबसूरती है, ये पहले के बंगाल के जो प्रिस्क्राइबर हुआ करते थे उनके हाथों में था। और आज के जमाने के जो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे प्रिस्क्राइबर हैं, इस ब्यूटी को वो लोग समझ नहीं पाते। तो इजली का मतलब जैसे ही जन्म होके बाहर निकला, पेशाब बंद हो गया।
कुछ भी बंद हो सकता है, कुछ भी खुल सकता है। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इजली एटमोस्फियर, इजली, बहुत आसानी से, 2 4 10 घंटे की बात नहीं है, इजली बाहर निकला, खत्म। हमने तो बहुत सारे ऐसे केसेस में जहां कुछ भी नहीं समझ में आता है, और जहां समझा बच्चा अभी पैदा हुआ है, सांस रुक रहा है, एक नाइट मारो, लाजवाब रिजल्ट होता है, मतलब जादू। और आज भी हमको अगर सरकार मिलेगा तो एक बार हम फिर बोलेंगे, ए सरकार, तुम हमको फिर वही अपने फादर का वो केस सुनाओ। उसके फादर के केस में मुझको जो होम्योपैथी की खुशबू लगती है, वो जो एटमॉस्फेयर की बात करते हैं लोग, क्लासिकल प्रिस्क्राइबिंग की, ये बंगाल के सॉइल के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। अब आपको क्लियर हो गई इजली एटमॉस्फेयर। एक नंबर 2, एटमॉस्फेयर का चेंजेस आया, सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, फीवर हो गया, ये सबसे ज्यादा यही होता है। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन होता है वो फीवर का। बाहर जा रहे थे, झटका लगा, झोंका लगा हवा का, घर आए, 3 दिन के बाद नहीं, ब्राइनिया, गिलसीमियम, इजली एटमॉस्फेरिक चेंजेस। अभी बाहर से निकल के आए, घर में आए और चीखा, और बुखार भी हाइपर पायरेक्सिया, एकोनाइट एंड एकोनाइट। तो हम बहुत सारे केसेस में सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखते। देखो, वो नहीं इटैलिक में होने के बावजूद भी हमने तुमको मार्क लगवा के रखा है, और अभी एक किताब यहाँ और है मेरे सामने, उस पर भी हम मार्क लगा देंगे। इजली को खाली समझ लो, बहुत आसानी के साथ चलते फिरते हम निकल रहे, हवा का झोंका लग गया, खटास। जरा बैठे बैठे हम खिड़की की तरफ झांक दिया, हवा लग गया, खलास। इजली एटमॉस्फेरिक चेंजेस। देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, लगता है कि एलन स्किनोट का एक छोटा सा लाइन है या 2 3 वर्ड है, लेकिन वो खुद अंदर एक सारी दुनिया प्रिस्क्राइबिंग की छुपा के रखता है। ये लोग शशांक वशांक और भी लोग थे, जब हमारे साथ एनआईएच में ये लोग बैठते थे, क्या बोलते हैं, ओपीडी में, कैसा कैसा जादू देखने को मिलता था। वो सही मानों में वो जमाना, जो लोग मेरे साथ थे, उनके लिए भी, एनआईएच के लिए भी, और मेरे लिए भी अ गोल्डन टाइम, सुनहरा जमाना था। अब आ गई इजली। जी, आज वो ठीक इसी तरह की बात है ऑर्गेनन में। वो कहता है, अब सेकंड का लास्ट लाइन, इजली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। वो इजली को हमेशा हर जगह आसानी के साथ, जिस पर तुम प्रिस्क्राइब कर रहे हो, वो आसानी के साथ तुमको समझ में आना चाहिए, और आसानी के साथ तुम किसी को समझा सको। हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि मेरा बुखार था, ठीक हो गया, बाबा फूक के पानी दिया था, पानी पिया, मेरा ठीक हो गया। अब वो बाबा और तुम दोनों ही नहीं बता सकोगे कि उस पानी में क्या था, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो इजली की आसानी के साथ समझ, ये इसलिए ठीक हुआ कि एकोनाइट का सिम्टम है, और प्रूविंग में एकोनाइट मिला था, खत्म बात। इजली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, इजली एटमॉस्फेरिक चेंजेस। और पूछो, इसमें तुमको शक है तो और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, वो मार्किंग का इंपॉर्टेंस आज समझ में आ गया। वो जो मार्क है, मार्किंग, सुनो, ऐसा है कि एलेंस की नोट में जो एलेंस ने दिया है, वो बोल्ड दिया, वो उसके नजर में बोल्ड था। इटालिक दिया, वो उसके नजर में इटालिक था। मैंने जो मार्क कराया वो मेरी नजर में था। तो हर
एलेंस की नोट का जानने वाला का अपना एक्सपीरियंस एक होता है, वो उसके अंदर होता है। जैसे अभी ये सब थोड़ा थोड़ा करके हम अलग लिख रहे हैं, एंड आई एम गिविंग द टाइटल द विजडम ऑफ एलेंस की नोट। बहुत सी छोटी छोटी बातें जो दूसरे के लिए लगता है पढ़ के 10 दफा निकल जाते हैं, समझ के एक दफा निकलो तब ब्यूटी होती है एलेंस की नोट की। लोग बहुत जगह लोग एलेंस की नोट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि एक सिम्टम है ऐसा। अरे कहाँ एक सिम्टम है, तुमको नजर आ रहा तो उसमें मेरी खराबी क्या है? ठीक है, जी। बताओ और क्या पूछना चाहते हो? एक सिम्टम था पापा, आपने मुझे करेंसी से एक बार बताया था, आप पढ़ रहे थे तो उसने उस वक्त आपने मुझे एक मार्क करके दिखाया था, एक सिम्टम बताया था कि एकोनाइट का एक सिम्टम है एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन पर्सपिरेशन, बैड इफेक्ट ऑफ चेस्ट पर्सपिरेशन। उसमें आपने बताया कि अगर ये होने के बाद आज भी जी बताते हैं, जी तुम्हारे पास जो छोटे बच्चों का केस आए, माँ नहीं बोलेगी तुमको किसको स्वेटिंग हो रहा था, इसको पावा लगा, ये तुम पूछोगे। और ये एक ऐसा सिम्टम है 90% छोटे बच्चों के केस में, मोटे बच्चों के केस में, जवान जो पैराथोरिक होते एक्टिव वाले के, ये तुमको मिलेगा ही। बहुत पसीना था, नहा लिया। बहुत पसीना था, खुली हवा में बैठ गए। बहुत पसीना था, कपड़ा उपड़ा उतार के फेंक दिया। उसके बाद जो बीमार पड़ा तो पड़ा ही नहीं। इस उसमें सिम्टम आपने को बताया था, हाँ, बोलो बोलो। तो उसमें आपने बताया था कि गारंटी की बात लेके आपने कहा था कि ये होने के बाद इफ क्रॉनिक डिजीज अगर उसमें भी डेवलप होता है, चाहे वो हार्ट का हो, लंग्स का हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो इट एकोनाइट ओनली मेडिसिन रिमूव द ऑल राइट, डिजीज एंड द सिम्टम, सिर्फ मैंने कहा एकोनाइट। था, और मैंने देखा है उनदास साहब के पास और डॉक्टर BN चक्रवर्ती साहब के पास एक टाइफाइड का केस था। सब कुछ हो रहा था, सब प्रिस्क्रिप्शन हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहा था। किसकी नजर जाए एकोनाइट पे, तो ये 20 दिन से ज्यादा क्रॉस हो गया। आज की कल की बात थी। तो सर ने पूछा, अब वही बात लगी कि जब ये पहले इसको बैठ के था तो इसका पूरा जिस्म गर्मी का वक्त था, ये खिड़की खोल दिया, वहां बैठ गया। तो थोड़ी देर के बाद ही उसको डल होना शुरू हुआ और हाइपर पायरेक्सिया हो गया। अब हाइपर पायरेक्सिया के बाद तरह तरह का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, फलाना चिलाना करते करते जैसे जैसे बढ़ता किया टाइफाइड होता गया। जब रेयर स्टेज में हम लोगों को केस मिला तो वो टाइफाइड था। Nobody is going to look after the aconite only because that we have no eye, no vision to look back. For homeopathic prescribing is anamnesis, the beauty of anamnesis, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं रॉयल रोड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। तो उसमें ये मिलने के बाद उनको 200 मैंने देखा था, सर ने उनको दिया था। उसके बाद उसका कोई बुखार उखार सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास जल्दी है, और जल्दी जो है सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है, इंटेलेक्चुअल पावर को खत्म कर देता है, आर्टिस्टिक मेंटालिटी को डल कर देता है। प्रिस्क्राइबिंग इज रिक्वायर्ड ओनली वन थिंग, पीस, पीस, कामनेस, कामनेस एंड सीरियसनेस। जैसे कि मैं जानता हूं, मैं देखता हूं, तो उसमें इसी तरह एक बार कभी कभी बहुत मूड में रहते थे मुजुमदार साहब, तो पूछते थे when you are able to prescribe aconite in chronic cases, chronic diseases मत बोलना, chronic cases, chronic एक लफ्ज होता है जो ओरिजिन होता है कोरोना से, और कोरोना
के मतलब होता है टाइम। जहां टाइम फैक्टर है वो क्रॉनिक डिजीज है, और जहां पर मैथमेटिक फैक्टर है वहां क्रॉनिक डिजीजेज है। तो एकोनाइट में यहाँ पर क्रॉनिक डिजीजेस की बात में नहीं है, मैथमेटिक की बात नहीं है, ड्यूरेशन की बात है। जितना भी ड्यूरेशन हो जाए, अगर डिजीज कॉज्ड बाय एकोनाइट कॉज, तो जब आपको मिले जब आप दे दो, एकोनाइट बाउंड टू वर्क। हम लोग के एलन की नोट को या कोई भी ऐसी किताबों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इन चीजों को बहुत डीपली, मतलब दिमाग में एकदम छाप देना चाहिए। अपने स्टूडेंट लोग नहीं छापने से वजह से क्या होता है, वो लोग कच्चे पच्चे रह जाते हैं और उनकी जिंदगी में ये ब्यूटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग लॉस्ट हो जाता है। एकोनाइट जितना अच्छा एक्यूट में प्रिस्क्राइबिंग होता है उतना ही अच्छा बहुत दिनों के बाद भी केस आता है, अगर उसमें क्या मिलेगा, कॉज मिलेगा एकोनाइट। और जितना दिन का पुराना हो जाए, अगर मेरे पास कॉज और उसका मेंटल सिम्टम जो फेयर है अगर मिल जाता है, तो अगर कैंसर में भी होगा तो हम पहले उसको नाइट प्रिस्क्राइबिंग करें। और आपको याद नहीं होगा, उस वक्त बहुत छोटे थे। हाँ, क्लिनिक में एक पेशेंट आया करता था, ये इधर बंगला की तरफ से। वो कहता था कि उसकी गले का या स्टोमक का कैंसर था। वो आया और हमने देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद प्रिस्क्राइब किया एकोनाइट। अब सोचो कि कोई आदमी ये देख रहा कि कैंसर जैसा डिजीज उसमें कैसे ही लोग एकोनाइट किया। हमने कहा अभी सुनना चाहता हूँ, रिजल्ट के बाद सुनना चाहते हो? लोग खामोश हो गए। हमने कहा ऐसा करो, रिजल्ट तक का वेट करो। और इन लोगों ने रिजल्ट का वेट किया। ठीक 10 या 15 दिन के बाद मैंने बुलाया था। मार्वलेस रिजल्ट, इतना शानदार रिजल्ट, इतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कि पेशेंट खुद भी परेशान था। खाना पीना, नींद, चैन, सुकून सब खत्म हो चुका था। क्या मैंने देखा? मैंने यही देखा, उसका डर। नहीं बचेंगे डॉक्टर साहब, नहीं बचेंगे। अब क्यों दवा दे रहे हो? ये लोग हमारे घर के बच्चे परेशान करते हैं। ऐसा बीमारी कोई बचता है इसमें? बार बार खर पूछो तो बार बार यही बोलता था। क्या बचेंगे अब? बस सबने सब सोचा, मैंने एकोनाइट सोचा। और बहुत शानदार तरीके से 1-1.5 बरस तक चलता रहा। बीच बीच में कोई कोई ऐसे मेडिसिन पड़ा, लेकिन एकोनाइट ही मेन मेडिसिन था। और उसके बाद अचानक आना बंद हो गया 1.5-2 बरस के बाद। उसके बहुत दिनों के बाद उसके घर के लोग आए, इधर मेरी बात हुई। उन्होंने पूछा अरे पेशेंट क्या होगा? बोले वो तो मर गया। बोला कैसे मर गया? तो बहुत अच्छा जा रहा था। तो वो बताया कि अच्छा तो जा रहा था, लेकिन अच्छा होने की वजह से वो बहुत बदपरहेजी करने लगा। रात को नहाने लगा। गांव देहात में रात को नहाना, वहां ठंडा पानी कुएं से निकाल के या फिर तालाब होता उसमें डुबकी लगा के। उसके बाद अचानक निमोनिया हुआ, दूसरे दिन मर गया। ऐसे मेरी लाइफ में 2-3 केस हुआ है। एक ब्रेथ केस का भी, जिसमें पेट्रोलियम हमने दिया था, वह सब समझ लो कि 80% अच्छा हो चुका था। गर्मी बहुत लगने लगी और बदन में जो उसका हेयरिंग स्लो काम कर गया था, पूरा बदन खारिश से भर गया था। इस कदर इचिंग वो परेशान था। तो उसके बाद
बाद एक दिन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके घर के लोग सब सो कर थे, चुपचाप उठी और घर के बगल में तालाब था, उसमें डूब के बैठ गई। उसको बहुत अच्छा लग रहा था, आराम लग रहा था। तो लोग उठे, देखा कहाँ नहीं है, पकड़ो पकड़ो, कहाँ किधर है किधर है, तो देखा कि वो तालाब में बैठी हुई थी। उठा के लेके आए लोग, पतनाट पहुंच कर। सवेरे से उसको बुखार हुआ, लेके गए हॉस्पिटल, वो लोग निमोनिया हुआ, मर गई। और ये वाला केस भी हुई थी। तो मेरे जो एक्सपीरियंस है इकोनाइट का, सब है, लेकिन इकोनाइट को अपनी जिंदगी में अगर तुम कोई जादू दिखा सकते हो तो यू नेवर फॉरगेट इजली atmospheric changes and highly expressive mental fear from the expression of the face. उसके चेहरे से खौफ टपकता रहता है। एलेंस की नोट में, जो हम लोग एलेंस की नोट पढ़ते थे, इकोनॉमिक वाला, उसके सेकंड पेज में पहला लाइन है। अभी तुम है, जरा खोल के पढ़ के सुना दो, तुम्हारे वाले एलेंस की नोट में कहाँ पे है? हाँ, the countenance is expressive of fear. The life is countenance is expressive of fear. The life is rendered. चेहरा एक्सप्रेसिव, सिर्फ फेयर और कुछ, बहुत खुशी, एक्सप्रेसिव ऑफ हैप्पीनेस, बट एक्सप्रेसिव ऑफ फेयर। जैसे उसके चेहरे के हर सेल से खौफ टपक रहा, डर। दैट इज इकोनाइट, व्हाटएवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, वी नेवर बॉदर फॉर कि कौन सी बीमारी है। कौन सी बीमारी में अगर आपका मिजाज भटक जाएगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा। और बताइए आप। जैसे ये पापा आप जो बोले कि पौंड में नहाने वाला, तो ये मोस्टली हम, आपका जो पेशेंट हमने जो देखा है शुरू से, मोस्टली रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ये सब से आते हैं। आप बहुत साल वहां जाके एवरी वीक चैरिटी में जाके देखते थे। उन लोग पापा अब जो हम लोग देखते हैं साथ बैठ के, तो उन लोग का ये कॉमन रहता है कि तालाब में नहाए कैसे नहीं, ये क्या बात हो गया। इतना कॉमन है कि उन लोग के लिए पौंड में नहाना कि मतलब कि डेली रूटीन ऑफ लाइफ है। उन लोग इस चीज का इंपॉर्टेंस ही नहीं देता कि नहीं नहाने से, अगर मेरा तकलीफ है तो नहाने से क्या ये करना। ठीक बोल रहे। हाँ। ये गांव देहात के, बंगाल के गांव देहातों में एक कस्टम है, बाहर से आना, तालाब में नहाना, फिर खाना। एक कस्टम है, एक रूल्स बन गया है उनकी जिंदगी में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम बीमार हैं। एक गांव के हेल्दी आदमी के लिए हो सकता है, एक बीमार के लिए थोड़ी हो सकता है। दे कंफ्यूज्ड, उनको मरना पड़ता है। और जैसे कि ये बात आप जो बोले पापा भी कि कच्चा पक्का पढ़ाई जो ये रहता है, मोस्टली जो मैंने देखा है, जो हमारे होम्योपैथिक के बहुत से लोग जो है सीनियर, वो सजेस्ट नहीं करते कि आप ऐसा बुक पढ़ो, चाहे वो गरंसी हो, एलेंस हो, चाहे वो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम वाली किताब हो, चाहे टाइलर की बुक हो। तो वो लोग मोस्टली ऐसी किताब करते हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज। जैसे कि एक कॉमन बच्चा है, उसको कहा जाता है कि आप मिटेरिया मेडिका प्यूरा और ये सब छोड़ के कैथरीन कुल्टर पढ़ो, और आप कहते हैं, आपसे जब मैंने पूछा था पापा कैथरीन कुल्टर, तो आप बोले कि पढ़ो, अगर कहानी अगर पढ़ना है, स्टोरी बुक पढ़ना, तो कैथरीन कुल्टर पढ़ो, लेकिन बाकी अगर होम्योपैथिक पढ़ना है तो गरंसी पढ़ो, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम पढ़ो, हैनेमैन की किताब पढ़ो, एलेंस की नोट पढ़ो, नैश पढ़ो। एक बात हम पूछना चाहते हैं, विथ अपोलॉजी टू कैथरीन, वो जितनी ड्रग को उन्होंने लिखा है, जिसका इमेज बना के लिखा है, क्या उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब करके दिया था? क्या रिजल्ट देखा था? नहीं समझ में आया बात। सपोज कर लीजिए किसी ड्रग को वो किसी पर्सनालिटी से दिखा के एक्सप्रेस कर रही हैं, क्या उस पर्सनालिटी को वो मेडिसिन देख के ठीक की थी या नहीं? यहाँ पर एक मिटेरिया मेडिका लिख देना, मिटेरिया मेडिका पढ़ लेना, समझ लेना,
और यूज कर लेना बहुत डिफरेंट इश्यू होता है। वही था, किसी चीज को बहुत आराम लगता है। जैसे कि हम केंट की बात करेंगे तो केंट की बात में ये जचेगा नहीं। केंट करता था, देखता था, रिजल्ट देखता था, फिर प्रिस्क्राइब करता था, फिर बात करता था किताबों। क्या कैथरीन कुल्टर ऐसे ही करती थी? ये आदमी के अपने दिमाग का एक डिल्यूशन है, अपने आप को दिखाने का। एक नया ऑथर के बारे में बोल के ये बताना कि हम और तुम लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो सही मानों में होम्योपैथिक फिजिशियन होता है ना, वो उन्हीं ऑथर को ज्यादा पढ़ना चाहता है जिसकी अपनी लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, प्रैक्टिस। और नहीं तो अब बोगर की बात है। बोगर इतना अच्छा पैथोलॉजी और होम्योपैथी की डायनामिसिटी को इतने खूबसूरती से निकाल के अपनी किताब में दिया है। तो मेरा कोई भी एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस अगर कहीं होता है और मैं कहीं अटकता हूँ, आई लुक आफ्टर द बीबीसीआर, और कहीं हम नहीं जाते। तो ये आपको एहसास होना चाहिए कि कुल्टर को, कैथरीन को पढ़ने के लिए आपको किस तरह के केसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। वो इंग्लिश लिटरेचर के जितने बड़े बड़े पर्सनालिटी के लोग थे, जो उनका नेचर था, फितरत था, उसको सामने रख के उन्होंने एक मटेरियल लिख दिया। पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता था। हम आज भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि जो आप कहानी बना के सुनाते हैं, आप क्या सही मानों में ऐसी कहानी किसी केस में आपको मिला है और आपने दिया है और रिजल्ट हुआ है? इसी तरह का और भी लोग होते हैं जो बड़े बड़े भयंकर बीमारी का चेहरा वाला केस अपने सेमिनार में दिखाते हैं और खूब इम्प्रेस करते हैं लोग। वैसे ही लोग एक दफा हमारे पास आए सेमिनार के बाद, पूछे, सर आपको मेरा सेमिनार कैसा लगा? हमने यही जवाब दिया था, बहुत खराब, एकदम गंदा सेमिनार। शॉक्ड हो गए। तो वो तो नहीं पूछे, लेकिन उनके पास में एक आदमी और बैठ के था। उसने पूछा कि कैसे, क्यों सर, आपने जितना ये भयानक भयानक चेहरा, कटा फटा, ट्यूमर निकला हुआ, खून गिरता हुआ चेहरा जो दिखाया है आपने, इसका अच्छा करता हुआ चेहरा दिखाया आपने। यू मेक कंफ्यूजन इन योर प्रोफेशन ब्रदर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने प्रोफेशन में अपने ब्रदर्स को, अपने कलीग को और अपने पेशेंट को कभी डराओ मत, इनकरेज करो। अभी ये होता है कि एलोपैथिक के डॉक्टर लोग जो होते हैं, उनकी यही होती है, पहले पेशेंट को बहुत डरा दो। हम लोग नहीं डराते, हम लोग इनकरेज करते। हम खुद इनकरेज करते हैं और मेरी मेडिसिन भी जाके ठीक नहीं करती, उसके वाइटल फोर्स को इनकरेज करती। तो इनकरेज का टेम्परामेंट आप में भी, इनकरेज का टेम्पर आपके प्रिस्क्राइबिंग में भी होना चाहिए। नहीं होता है। किताबों में भी आप देखिएगा, मेरे पास जो बहुत ज्यादा किताबें जो खास तौर से मेरे पास रहती, मैं उन्हीं लोगों को पसंद करता हूँ जिसकी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत शानदार थी और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को बहुत खुल के उन्होंने अपने मेटेरियल में बोला। जैसे केंट साहब बोले वो ठीक, बहुत सा फिलॉसफी इधर उधर का चक्कर में आके थोड़ा सा वो ऐसी वैसी बातें लिख दी, लेकिन जो उन्होंने देखा है, जैसे एक एग्जाम्पल बताया तुमको, वो बहुत अच्छा केस सजा के बोल रहे हैं कि पेशेंट है सीवियर गाउटी कंडीशंस इन द लेग जॉइंट्स पे, पांव के, और वो एक गमला, एक बकेट में बर्फ डाल के पांव दे के बैठा हुआ है। अब ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ये कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर ही बोल सकता है, एक कहानी बनाने वाले लोग नहीं बोल सकते। एंड दैट इज लीडम। तो कुछ कुछ केसेस आपको ऐसे ही केंट में पढ़ने सुनने को मिलेंगे, तो वो उतना ही अगर तुम याद करके रख लो और तुम उनकी फिलॉसफी का चक्कर छोड़ो, आप देखोगे
देखोगे कभी भी आपको फेलियर नहीं मिलेगा। मैं केंट को सिर्फ इतना ही पढ़ता हूँ, वो क्लिनिकल बेडशीट जो है उसका, और उसको हमको देखना, और बेडशीट के ऊपर कोई जो धब्बा होता है ना, हम वो नहीं देखते। और इसी तरह में केंट के बाद जो मुझको बहुत ज्यादा नजर आया वो मार्गरेट टेलर में आई। उसके बाद उनकी एक स्टूडेंट थे बोरलैंड, बोरलैंड के किताबों में देखा, बहुत अच्छे से देखा मैंने। वो आपको क्या बोलते हैं, एलिजाबेथ राइट वर्ड में, ऐसे लोगों को जो पढ़ने के बाद ब्लैकी में देखा मैंने। तो ये जो क्लिनिकल केस को जो दिखा देते हैं बिल्कुल आंख के सामने, आपको बिल्कुल बस जाए आपके मन में। अब किसी भी आदमी को एक बार जो बहुत अच्छे से रीडम समझ लेगा, पढ़ लेगा, या कोई उसको समझा देगा केंट से, तो हमेशा जब भी वो कभी देखेगा कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्वाइंट्स फुला हुआ है और बर्फ लेकर बैठा हुआ है, फिर आपको सोचेगा नहीं, ये देखने से, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, यहाँ पर पेशेंट जो है बिना बोले तुम प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हो, ओनली बाय योर ओन ऑब्जर्वेशन। हमको बहुत लोग बोलता है आप सिम्टम नहीं पूछे, अबे अंधा, देख सब नजर आ ही रहा तो अब क्या पूछेगा। इसलिए जो ऐसे किताबें हैं जिनकी प्रैक्टिस, जैसे जीएच क्लार्क की जबरदस्त प्रैक्टिस, उनके जो बहुत छोटे छोटे केसेस वो जो खुद देते हैं, वो आप पढ़ के देखो, रिजल्ट ही रिजल्ट मिलेगा। और एक पापा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम शशांक भाई के जो क्वायरी है इसमें, तो शशांक भाई डिस्कस करेंगे, कुछ पूछेंगे। एक मेरा लास्ट है कि मैंने एक बार आपको बोला था कि पापा जो आप मेडिसिन एक प्रिस्क्राइब कर देते 6-6 महीने तक, फिर आप कोई मेडिसिन नहीं देते, वेट करते, प्लासिबो देते, रुकते। तो आपने गारंसी से एक मुझे दिखाया था केस कि एक पेशेंट था, उसका डायरिया हो रहा था बहुत, तो और बहुत चिल्ला रहा था बच्चा, बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रेस्टलेस रह रहा था, रात में सो रहा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो गरंसी ने उसे एकोनाइट दिया, और फिर उसकी जब मदर आई उसके बाद फिर पूछी, तो डॉक्टर गरंसी साहब वो बताई गरंसी साहब को कि इसका मेंटल बहुत अच्छा हो गया है, चीख रहा नहीं, चिल्ला रहा नहीं, चुप हो गया है, रात में आराम से सो रहा है, लेकिन इसका डायरिया रुका नहीं है, डायरिया हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो एकोनाइट दिया बस वही काम कर जाएगा, आगे इसका डायरिया भी उसी से खत्म होगा, नो मेडिसिन। तब आपने बताया कि अगर कोई पेशेंट को तुम दवा देते हो, अगर उसका कोई भी सिम्टम अगर ठीक नहीं हो रहा, उसका एपेटाइट अगर ठीक हो रहा है, जनरलिटीज भी ठीक अगर हो रहा है, नींद अच्छा हो गया, भूख अच्छा हो गया, तो कोई मेडिसिन मत दो, जस्ट वेट, वही मेडिसिन उसका रिकवरी करेगा। ये जो बहुत ज्यादा मटेरिया जानेगा उससे नहीं होगा, जो मटेरिया बहुत ज्यादा जानेगा और उतना ही ऑर्गेनन समझेगा, वही एक ब्यूटी दिखा सकता है। हम बोलते हैं उसको प्लेइंग विद द प्लासिबो, प्लासिबो से खेलना। जब तक ऑर्गेनन पे कमांड नहीं आएगा तुम्हारा, तब तक नहीं हो पाए। हम अभी हाल फिलहाल में मेरा एक सेमिनार हुआ था, ये ठंडक की वजह से, तबीयत गड़बड़ होने की वजह से हम नहीं जा सके, जो मेरा बोलना था ये हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम को लेके बोलना था। मेरा कहना है कि हेयरिंग जिस सिम्टम को, गाइडिंग सिम्टम को इस्टेब्लिश करके बोल रहा है, हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, इनफैक्ट वो सिम्टम दिखाया है हानीमैन ने, उसका रेफरेंस दे के हम सोचा था कि बना कर बोलेंगे, लेकिन हम जा ही नहीं सके। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप बहुत अच्छा मटेरियल जानते हो और कम जानते हो या नहीं जानते हो, तो आप उसी आदमी के तरह हो जो एक आंख का काना है, इसका एक आंख है ही नहीं है। हर चीज को क्लियर विजन, विजन की क्लियरिटी के लिए दोनों आंख से देखना जरूरी होता है।
ऑर्गेनन एंड होम्योपैथिक मटेरियल बैठेगा। अब और कोई है शशांक भाई तुम्हारे? शशांक अच्छा, भाई का कुछ और क्वेश्चन है इसी एकोनॉमिक तरह से तुम रिलेटेड। अपने हर इसी में खाली तुम क्वेश्चन मत किया करो, अपने साथ साथ दो चार जो तुम्हारे पुराने लोग हैं हम लोग के, उनको भी मौका दिया करो कि वो लोग भी बैठ के अपना कुछ पूछा पापा करें। मेरा क्वायरी इतना है ना कि वो डेली भी सेशन करेंगे कंप्लीट तुम नहीं होगा। क्वारी, हजार क्वारी रखो ना, लेकिन यू हैव टू शेयर योर ये जो जी करते हो, इसमें हमेशा अपने लोगों को ज्वाइन कराया करो। जी बोलो शशांक, आई एम वेरी हैप्पी टू ठीक है। सी यू। सर मैं भी सर बहुत अच्छा क्वेरी किया है। अरकम जी ने बहुत अच्छा क्वेरी किया है। और स्पेशली सर एनआईएच में बहुत सारा केसेस आपसे सीखने को मिला। और हम लोग जो है वो जो लाइन सर आपने बोले हैं, जैसे कॉन्टिनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर और एंड द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, ये जो चीज सीखे सर, इससे बहुत सारा केस आपने बहुत सारा कवर किया। एक केस मुझे याद आता सर, उसमें आप सीए स्टमक का केस था। तो उसमें सर आपने ये देखा था कि उनका ग्रैंड मदर में जो है वो फियर हो गया बहुत। और शायद वो प्रेग्नेंट थी और उस टाइम में उन्होंने शेर देख लिया, टाइगर देख लिया, तो उसका फियर बैठ गया और वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ गया। तो आपने एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था सर। वो मुझे थैंक यू। याद आ रहा है सर थोड़ा। नहीं, वो जो हम लोगों का जो एनआईएच का जो ओपीडी था, और आप लोग जितने अच्छे हमारे साथ को वर्कर थे, और आपके पहले के बैच भी और आपके बाद के भी बैच भी बहुत कोऑपरेटिव रहे लोग, और बहुत अच्छे अच्छे केसेस उनके पास नोट है। आपके पास भी नोट है, आप उसको जितने लोगों को शेयर किया करो। अरकम जो ये बोले हैं उसको भी तुम नोट करके रख लिया करो, रेफरेंस में लिख दिया करो एनआईएच डॉक्टर शशांक। तो इससे क्या जी होगा सर। कि तुम और दूसरी जगह अगर ये सब बात बोलोगे तो एक रेफरेंस रहेगा। और आज का जमाना बड़ा गंदा है, खुद गंदे लोग हैं, सबको गंदा समझते हैं, तो इसके लिए ये रेफरेंस थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और शशांक कुशांक ये लोग जिस जमाने में मेरे साथ बैठा है, एक तो एनआईएच का ओपीडी एकदम पीक में था। पीक में मतलब खाली ज्यादा पेशेंट नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। क्वालिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी, क्वालिटी ऑफ पेशेंट। इसमें उस जमाने में बहुत सारे लोग, मेरा सब वो लोग ये वीडियो वीडियो करके रखते थे। अब तो जिन जिन के पास है कोई मिलता भी नहीं है, क्या बोले आदमी। और हमको भरोसा इतना था कि इन लोगों से लिया नहीं हमने। जैसे वही सबसे एरिया वाला केस याद है, जो लेडी का। हाँ सर। हाँ, वो अगर टेबल हारी पे बहुत सर, अच्छा। टेबल हाँ, पे सर अगर वो पोछा लगा रहे थे। है मेरे पास वो वीडियो है पापा, है है, मेरे पास कंप्यूटर में है दैट्स गुड। कंप्यूटर वो में। कभी दिखा देना और हमसे एक्सप्लेन जी करवा देना। और जी और तुमको कुछ पूछना है शशांक? सर आप एक बार बताए थे सर, एक एग्रेवेशन में एक मोडालिटी है सर, व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड एकोनॉमी। और ये बात हुई, ये बात कहो। अभी मैंने इसी एंगल पे एक प्रिस्क्राइबिंग हम्म कोविड में किया हम्म था। हम्म 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 हम्म, हम्म, जवाब नहीं, शाबाश। समझे? वो पढ़ के लाइन सुनाओ अरकम। हम्म, सर एग्रेवेशन है उसमें, व्हेन राइजिंग फ्रॉम द बेड है, और एक और एक लाइन है सर, ऑन राइजिंग फ्रॉम द रिकमेंडेड पोजीशन हम्म, द रेड फेस become deathly pale or हम्म, he becomes हम्म, faint or giddy and अब falls। हमको अब हमको जो पेशेंट बोला वो क्या बोला जानते हो? कि सर घर के लोग बोलते हैं कि जब अपनी माँ को हम सोए रहते हैं, जब उठा के बैठाते हैं, ऐसे ऐसे बैठाते हैं, तो गोरी हो जाती है। तो मैंने वही सिम्टम का इंटरप्रिटेशन पे एक दिया था। सोया रहेगा तो उसको जो काला हो या लाल, या जैसे वो जैसे रेड बोल रहा है ये लोग, वो यूरोपियन कंट्री में भी होता है। अभी हम लोग के यहाँ उतना रेड पेशेंट का चेहरा नहीं मिलता, ज्यादातर बंगाल में और कलकत्ता में, और ये कहो कि हिंदुस्तान में।
थोड़ा सा गेहुआ रंग हम लोग का होता है। जब वो उठ के बैठेगा ऐसे एकदम पेल, जैसा लगेगा कि सारा ब्लड निकाल दिया। ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है। ये अभी तक अरकम नहीं पूछ रहा था तो हम चुप थे, भाई इसकी नजर उस पर क्यों नहीं गई। उसमें कोई सिम्टम ये अगर मिले तो कभी मत सोचना कि क्या बीमारी है। There is no importance of the diagnosis of the disease. You need the beauty of aconite. The indication of the aconite as per Hahnemann aphorism 3. This indication will help you to make a wonderful result in the patients. मैंने इसमें बहुत जगह बहुत तरह तरह से प्रिस्क्राइबिंग किया है। कम तुम याद रखोगे, जो 2-4 ठो याद पड़ेगा वो हम तुमको लिखवा देंगे, लिख लेंगे और फिर इन लोगों को अपना शेयर। बहुत अच्छा शशांक, बहुत अच्छा चीज याद दिलाया है, एकोनाइट की खूबसूरती। ये एक ऐसा सिम्टम है जिसकी मैंने एनालिसिस की। बहुत से बड़े बड़े लोगों के पास ये प्रिस्क्राइबिंग का एक इंडिकेशन था, उन्होंने यूज किया, बहुत सक्सेस रही। हम भी बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन का मिजाज चाहिए, ऑब्जर्वेशन का एटीट्यूड चाहिए, ऑब्जर्वेशन का टेम्परामेंट चाहिए। अगर ये आपका है तो थोड़ी देर पेशेंट के सामने अगर बैठ सकते हो, वो कॉन्टिनेंस जो है चेहरे का तुमको मिल जाएगा। लेट के बैठने वाला सिम्टम मिल जाए, फिर वहां कुछ देखना नहीं है, कौन सी बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है। वाह, थैंक यू। आई एम सेइंग full of love and regard to you, that you remind me medicine indications, which is wonderful indication, wonderful. तुमने एकोनाइट की, एनआईएच की, ओपीटी की लाज रख ली, और कुछ पूछना है सर? इसमें पहला लाइन में जैसे कुछ बात हो गई है हमारी, जैसे इजीली वाली बात हो गई है, वो भी है। इसमें रिजिड फाइबर की भी बात है सर। डार्क हेयर एंड आईज है, रिजिड फाइबर है। दूसरा फिर फ्रॉम एग्रेवेशन फ्रॉम ड्राई कोल्ड एंड विंड एंड ड्राफ्ट ऑफ एयर। सर इसके क्या बारे बात में बोलिए सर। सर, ये देख लो कि मोस्टली जो टिपिकल एकोनाइट का पेशेंट मिलता है, उस पे अगर उसका बदन ऐसे छू के देखोगे ना, पल पल नहीं करेगा, लूज नहीं होगा, कभी नहीं। ग्राफाइटिस छू के देखोगे, लूज नहीं होगा। कैप्सिकम छू के देखोगे, वो लूज, छू पे दबाओगे तो दबता रहेगा, एकोनाइट पे दबेगा नहीं, स्टिफ। ये हम लोग कभी कभी एकोनाइट को प्रिस्क्राइबिंग करने एक बार छू के देख लेते। और एकोनाइट जो मैंने देखा है, मुझको गोरे चिट्टे लोगों में भी बहुत मिला है और थोड़े काले सांवले लोगों में भी मिला है। तो इसीलिए इसमें हमको बहुत फिक्स होके नहीं बोलने पा रहे। दूसरी जो वो लाइन तुम बोलो, ये रकम फिर कहाँ चला गया पता नहीं। जी जी जी, पहला लाइन देखो, वो जो कॉज जो पहले 2-3 लाइन के अंदर हनीमैन बोल रहा है एलेंस की नोट में, एलेंस में, वो दिखाओ हमको जरा से, मार्क करो उसको। तो तुम मगर मार्क नहीं है तो complaints caused by exposure to dry cold air. एक बात याद रखो, ड्राई कोल्ड एयर, अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करोगे तो एकोनाइट काम नहीं करेगा। हम तुमको एक केस अपना बताते हैं, अच्छा लगा हमको। ऐसे ही केस था बॉम्बे, ये शशांक बॉम्बे का है, इसको पता है कि कैसे बॉम्बे में गणपति बप्पा का जो जुलूस निकलता है तो उसमें क्या हालत होता है।
सब जाम। उसमें एक लड़का था, अपने ऑफिस से निकला, अब जाम में क्या करता, पैदल चलना शुरू किया। और बॉम्बे में हर चीज करीब नहीं है, सब चीज दूर दूर। वो लड़का चलते 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 थक के पसीना से वो ऐसा वैसा होते हुए घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद उसी वक्त नहा लिया। उस वक्त ठंडी हवा चल रही थी, सॉरी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर नहा भी लिया। उसके बाद शाम होते होते बुखार आ गया। और बुखार होते होते क्या हुआ कि आस्ते आस्ते वो ट्रीटमेंट होने लगा, और वही रॉन्ग ट्रीटमेंट। बुखार के लिए ये दिया वो दिया, ऐसा किया वैसा, करते करते क्या हुआ कि वो कोमा में चला गया। कोमा में जाने के बाद हम उस जमाने में बॉम्बे गए थे, तो वो हमारे गुरु जो है उनका बेटा था। स्कूल लाइफ में मैं उनके पास पढ़ता था। तो मैंने ये देखा कि सब केस टेकिंग क्या लगे, वो कोमा में पड़ा हुआ तो केस टेकिंग क्या हो। जितना मुझको उनके लोगों से पता चल सका मैंने कंसीडर किया। उसके बाद मैंने फिर पूछा कि अब ड्रग बहुत सारे, और कम से कम 3-4 महीना हो गया उसको। तो मैंने कहा भाई देखो, हमको प्रिस्क्राइब करने के लिए एक किताब चाहिए, बोगर बोनिंगेशंस का मीटर या मेडिका हमको ला दो। पूरे बोले नहीं यार, ला तो नहीं सकते, आपको चलना पड़ेगा। बोले चलो। चलो उसी हॉस्पिटल के पास वो अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर था, उसका घर था। तो मैं वहां गया, उसको मैंने कहा बीबीसीआर निकाला। निकालने के बाद पट्टी में मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत देर ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहाँ पर ट्विचिंग था, ये सब ट्विच कर रहा था। और था सिम्टम, ये मुझको याद नहीं था किस मेडिसिन में। प्रिस्क्राइबिंग मेरी तैयार थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, इतना फाइनल चीज को पकड़ के आप चलोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा, उतने ही प्लासिबो से खेलोगे। फिर देखा तो उसमें मिला हमको डलका मारा। मेरा जी खुश हो गया बिल्कुल। क्यों कि जब वो चला था, पसीना था, तो उसका जो इफेक्ट हुआ उसका ड्राई कोल्ड नहीं था। ड्राई कोल्ड था ही नहीं। मैंने ये कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है आज तक, क्वेश्चन पूछे हो इसलिए हम बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे ड्राई कोल्ड अगर होता और वो नहाया नहीं होता और उसका स्वेटिंग नहीं होता तो हम इकोनाइट देते। और इकोनाइट इसलिए भी नहीं दिया कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्कोमिटेंट इंडिकेशन इस अनकॉन्शियस लेवल में भी मुझको मिल रहा था। तो अनकॉन्शियस लेवल में इंडिकेशन और ओरिजिन के केस में इकोनाइट, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ओरिजिन के केस में भी डलका मरा, पसीना पसीना, पानी पानी, वेट वेट, और नहाना और पेड़ लगना, वो करके फिर उसके बाद ट्रीटमेंट हो जाना। और फिर आके आज भी ब्लिंकिंग क्या कह रहा है, डलका मरा डलका मरा डलका मरा डलका मरा, इकोनाइट नहीं कह रहा। इसको बोलते हैं कंसेंसुअसनेस प्रिस्क्राइबिंग। जल्दी में हम होते हैं, वहीं इकोनाइट मार के चले आए होते हैं। एटमोस्फियर की चेंजेस की बात है, जैसा इकोनाइट में कहा जाता है। अरे है, देखिए इकोनाइट का होगा तब ना, वो तो डल का हमारा का था। एंड आई एम गोइंग टू सिग्नल ऑल्सो द ब्लिंकिंग ऑफ
फेशियल मसल स्पेशली अराउंड द माउथ। एंड हमने ढलका मारा दिया। लोग जो मेरे साथ थे वहां थोड़ा हंसे भी। 3 महीना से पेशेंट और कितने 1.5 महीना या कितने से अनकॉन्शियस है, कोमा में है, दिया मैंने। और जितना दिन भी इलाज किए हम, वो ढलका मेरा ही रहा। लेटर स्टेज में उसको फिर मैंने बाद में, जब वो कंसंट्रेशन हो गया थोड़ा सा, बहुत दिन तक अनकॉन्शियस था ना, तो उसके एक्सट्रीमिटीज जो है डिफॉर्म्ड हो गए थे। तो उसको फिजियोथेरापी करके मैंने उसको लाइकोपोडियम दिया था, बहुत लेटर स्टेज में। कहने का मतलब है, जब कभी आप डलका मारा का बात कीजिएगा तो ये याद दिलाइएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे कि डलका मारा इज गोइंग टू कवर ऑल 3 और बंगाल के लोग जब प्रिस्क्राइब करते हैं डलका मारा, तो इसमें बंगाल की ब्यूटी और गहराई दोनों चीज होती है। बहुत सारे केस रिजल्ट है। मैं एक डिफरेंस शशांक बता रहा था, एक नाइट प्रिस्क्राइब करने की जगह थी, मैंने नहीं किया इसलिए कि सिम्टम नहीं था। सिम्टम था डलका मरा का, और इफेक्ट में भी अभी तक डलका मरा ब्लिंक कर रहा था। इस cause is going to be coincidence or connected with the effect. So philosophy in the based on cause and effect prescribing, और डलका मरा और जैसा रिजल्ट दिया भी उसने। तो एकोनाइट के लिए हम आप लोग को इतना कहेंगे हम कि एकोनाइट का एलेंस की नोट जो है, और एकोनाइट का एक चीज और, गरंसी। हम नहीं कहेंगे कोई और आदमी इतनी खूबसूरती से एकोनाइट को बयान किया। एक चीज पापा हम इस पे बोलेंगे, डलका मारी वाली बात पे, डलका मारा वाली बात पे। डॉक्टर अफीफा बाजी जो है, आपने ये बताया था, उसका एक पेशेंट था, एपिलिप्सी का केस था, अनकॉन्शियस हो गया था। न्यूरो साइंस गया, वहां पे उसको डॉक्टर बोला कि 2 लाख रुपया आप पेमेंट करिए, उसके बाद एडमिशन लेंगे। वो बेचारे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने बताया कुछ नहीं हो रहा है। तो अफिया जी ने कहा कि आप फौरन घर के पास, हमारे घर से पास ही में है क्लिनिक न्यूरो साइंस का, तो वो लेके आई। और जब देखी तो अफीफा बाजी ने सिर्फ एक सिम्टम देखा कि लिप्स का अपर ट्विचिंग हो रहा था, और उन्होंने डलका मारा दिया। अब पेशेंट कॉन्शियस हो गया, एपिलेप्सी का अटैक भी आस्ते आस्ते वो आज कम भी है, हुआ। आज भी है और बिल्कुल ठीक है। अब बड़ी हो चुकी है बच्ची। जो होम्योपैथिक की जो मेडिसिन की जो इफेक्ट है, होम्योपैथिक का मेडिसिन कभी क्योर करते ही नहीं है, ठीक करता ही नहीं है। वो तो वाइटल फोर्स को जाके इंक्रीज कर देता है, एक्सिलरेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। एंड दैट इज द वर्क जॉब ऑफ वाइटल फोर्स इज टू इरेडिकेट द डिजीज। यही है कि हम लोग कम से कम मेडिसिन देते हैं। खाली एक्साइट ही करना है ना, उसके लिए पूरा बोतल काहे को खिलाएगा? एक और इन्फेक्शन दे दिया बहुत है, तो ऐसा रिजल्ट होता है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको मालिक ने आपको दोनों आंख दिया है, लेकिन अकल से आप सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं, तो उसमें आपके आंख का कभी कसूर नहीं है, उसकी आपके अकल का कसूर है। ठीक तरह एक होम्योपैथिक डॉक्टर सब पढ़ के सब कुछ करके खाली होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका को कंसीडर करके प्रिस्क्राइब करता है, ना ना ना, नॉट गुड। दिस इज वन साइडेड। You should be prescribed with the help of organ and the art of prescribing. आपका प्रिस्क्रिप्शन कभी फेल नहीं हुआ, रिजल्ट 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 और रिजल्ट देगा ही देगा। तो एकोनाइट के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम लोगों ने, जो हमारे साथ उस जमाने में लोग थे, वो एविडेंस है इस बात के कैसा रिजल्ट होता था। और भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ, एक चीज पापा इसका हम बोलेंगे कि विनय का एक दिन मुझे मैसेज आया कि भैया मेरा तबीयत खराब है, बहुत हाई फीवर है, और
उसका फास्फोरस 3 आप हमेशा उसको बोलते हैं कि उसका जो ब्लीडिंग होता है एपिटेक्सिस उसमें लेने तो उसको बहुत रिलीफ मिलता है। उसको फीवर आया और उसे फास्फोरस ले लिया, उसके बाद भी उससे कोई रिलीफ नहीं, तो उसने मुझे मैसेज किया और मैं आपसे पूछा कि वो पापा बाहर घूमने गया था, उसको ठंडा लगा है शायद, कोई चीज फंक्शन अंक्शन था, कहीं घूमने गया, कोल्ड एक्सपोजर लगा और उसके बाद से उसको बहुत फीवर आया हुआ है, रेस्टलेस है, पानी का प्यास बहुत है। आपने कहा कि उसको एकोनाइट बोलो 200 लेने के लिए। सिंपल वो एकोनाइट लिया, उसका फीवर उतर गया। हाँ, क्या हाँ, आवाज नहीं आ रहा विनय, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। हेडफोन यूज कर लो या कुछ कर लो। हेलो। हाँ, हाँ हाँ भाई सर, बोलो। हाँ, मैं भैया को मैसेज किया सर कि मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, कफ हो गया है, हाई फीवर है, और मैं थोड़ा बाइक से बिना हेलमेट का 20 दिन पहले थोड़ा घूम लिया था। तो मैं बोला बहुत हालत खराब है। तो सर भैया बोले कि एकोनाइट 200 1 आवरली लेने के लिए, और 1 अच्छा, आवरली लेने के बाद मेरा 4-5 डोज में ही फीवर पूरा चला गया। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था, और नेक्स्ट डे मेरे को कफ बच गया। तो फिर मैंने भैया से पूछा कि भैया कफ अभी भी है, तो भैया ने बोला 3 आवरली रिपीट करने के लिए, और फिर नेक्स्ट डे के अंदर कफ भी ठीक हो गया। ये क्या है कि हम्म। वो जो बोलते हैं ना कि सिर्फ मटेरियल का नॉलेज नहीं, ऑर्गेनन का भी नॉलेज चाहिए, और रिजल्ट तो होएगा ही होएगा। अरे रिजल्ट कहा ही नहीं होगा, बताओ ना। ये तो प्रूविंग में हम लोग देखा है क्या ऐसा हुआ है, तो तुम पर काहे नहीं होगा। अगर प्रूविंग वाली बात हम लोग को नहीं रहती तो हम लोग को सस्पिशन रहता है होगा कि नहीं होगा। लेकिन एकोनाइट तो प्रूव किया है, जब प्रूव किया है तो ठीक भी करेगा। ये सिंपल आर्गुमेंट नहीं इसको कहो, ये डायलॉग था हनीमैन का इनऑर्गेनन में कि तुम जिस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अगर वो वही सिम्टम प्रोड्यूस किया है तो वही मेडिसिन काम करेगा। हनीमैन ने ऐसी बहुत सारे जगहों पर ये बात बोला है ऑर्गेनिक में, और हमको याद नहीं है, नहीं तो हम एक दफा नोट करके रखा था, कितने बार बोला है। आप लोग भी नोट करके अपने में देख लो कि आपको पता लगेगा कि बहुत दफा हनीमैन ये कहता है, इफ यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब एन रेमेडी यू हैव टू वॉच द प्रोड्यूस इन द प्रूविंग। सिम्टम वही प्रोड्यूस करेगा, उसको वही क्योर करेगा। एकोनाइट प्रोड्यूस करेगा, डलका मारा ठीक करेगा, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। आम का पेड़ का गुठली अगर लगाओगे तो जामुन कभी होगा ही नहीं। ये सिंपल एग्जांपल है कि एकोनाइट अगर है तो एकोनाइट ही ठीक करेगा। एक बात याद, कभी आप लोग का मेडिसिन कोई दे रहे हो और फेल कर रहा है, हमेशा चेक करना कि जो प्रिस्क्राइबिंग का इंडिकेशन है वो ठीक है कि नहीं। अगर वो ठीक है, वो मेडिसिन ये प्रोड्यूस किया है, तो वेट एंड वॉच, देखोगे कि गड़बड़ है नहीं है तो चेंज योर मेडिसिन। ये एक मेरा नया सॉल्यूशन है। जब हम लोग कहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज योर मेडिसिन, हम लोग तो प्लासिबो से खेलते हैं या नेक्स्ट हायर पोटेंसी से खेलते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा आर्ट है कि अपनी गलती को हम लोग हटा के सही रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे केसेस में हम लोग की थोड़ी सी जल्दी की वजह से, थोड़ा से कम नॉलेज होने की वजह से हम लोग कभी कभी गलत प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं और सोचते हैं कि सही है। ऐसे में अगर काम नहीं कर रहा तो बस यही सोचो कि एक बार अपना प्रिस्क्राइबिंग ठीक कर दो और देखोगे कि सही माने में उसकी जैसे कमी मिल जाएगी, आप पलट दो। जैसे आपके केस में यू आर टिपिकली ए पेशेंट ऑफ फास्फोरस, टिपिकल, इसलिए हम कहते थे कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो फास्फोरस 3 ले लिया।
फास्फोरस, ये जो फीवर ऐसा प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई फास्फोरस नॉट वर्क। योर वर्क, ये सिम्टम जो उसने ये लोग बताया हमको, ये क्या लिख रहे हैं, हनीमैन टेल्स अस नॉट टू प्रिस्क्राइब एकोनाइट विथ मेंटल सिम्टम। नहीं समझ में आ रहा है हनीमैन है अभी एलेंस इतना की बोल नोट रहे में हैं। एलेंस की नोट में मुझे बहुत अच्छी ब्यूटी एक लगती है पापा कि बहुत से हाँ, बड़े राइटर जो है वो वो बड़े लोग का इनको रेफरेंस दिखा देते दे, हैं। हाँ, वो दिखा तो दे एक बार। एनिमन तो एनिमन ने शायद ये पहले ही कहा है कंफ्यूज है। कि अगर आप एकोनाइट दे रहे हैं, द एंग्विश ऑफ द माइंड एंड बॉडी ये होना ही चाहिए, मस्ट है, तभी ये क्या? एकोनाइट आप चूज करो। मे भी उनको कुछ मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिंग में हाँ मिस ठीक टाइप हो जाता है ठीक ऐसा। ठीक है। भैया और तो कुछ मैंने पूछ। इसीलिए कि वो जो उस जमाना जो चल रहा था, वो बहुत कोल्ड वेव चल रहा था, ड्राई हम्म, कोल्ड वेव था। तो जब इसने कहा हमको ये विनय की ऐसी तबीयत है, नाइट विदाउट कंस्ट्रक्शन, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, हम्म, 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 ये ठीक बोल रहे हैं, यही यही बात लिखा है। तो हमको ये पता चल गया कि विनय ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब वो इतना स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक चेंजेस में फंसा हुआ है, वी शुड नीड ए हेल्प ऑफ एकोनाइट। तो मैंने कहा कि एकोनाइट के द्वारा हो, ये सब भी अच्छा है, इससे भी आदमी सीखता है। जैसे बोलते हैं छोटा बच्चा है, चलना सीखने के लिए बहुत बार उसको गिरना पड़ता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है। और भी कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन? हाँ सर, शशांक भैया। एक लाइन लिखा हुआ है सर, एलेंस में एक लाइन लिखी हुई है, मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies the most trivial element। कहा अरकम, जरा सा ठीक से पढ़ के बताओ। भैया एनिमन वाले लाइन के हाँ बाद हाँ, वाला। दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies the most trivial ट्रिवियल के element। मतलब मामूली सी मामूली बीमारी में भी, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं परवाह करो, लेकिन बीमारी बीमारी है। वहां ये जो कॉज हनीमन दिखा रहा है, मेंटल कॉज, अगर वो एंजाइटी, मिल वरी, जाता फियर। है तो आप एक आइडिया दे सकते हो। मोस्ट ट्रिवियल, यहाँ ये मत सोचना कि अब इसको जरूरत नहीं है दवा की, नहीं, मेंटल सिम्टम तो परसिस्ट कर रहा है ना, वरीज तो है ही उसकी, एंजाइटी तो है ही उसकी, फेयर तो उसका है ही है, सब है। और उसका सिर का दर्द हो रहा है, एकोनाइट, सब है। लेकिन उसका डायरिया हो रहा है, एकोनाइट, सब है। उसके आंख से पानी गिर रहा, एकोनाइट, सब है। लेकिन उसको खांसी हो रहा, एकोनाइट। उसका रहना जरूरी है, अगर वो नहीं है यू चेंज एकोनाइट। देखिए ये फिजिकल लेवल में मेंटल कॉन्कोमिटेंट ऑर्गेन किसका, एकोनाइट का होना इस बात की दलील है कि सिर्फ एकोनाइट ही से ठीक होगा और किसी चीज से ठीक नहीं। दैट्स वाई बहुत सारी चीजें जो एलेंस की नोट में जो इन लोगों का कोटेशन दिया हुआ है, और वो भी हनीमन जैसे आदमी का, जिसका अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस कभी फेल ही नहीं करेगा, और फेलियर वाली बात हनीमन ने कहीं दिखा ही नहीं। इसलिए हनीमन के ऊपर बहुत विश्वास लगता है कि सब फेल होगा, हनीमन कभी नहीं फेल होता है। इसीलिए हनीमन को कुछ भी मिले, बहुत आसानी के ऊपर उसके बेस करके प्रिस्क्राइब करके सिट ऑन द रेमेडी हो जाओ, प्लासिबो के। हम कभी कभी प्रिस्क्राइबिंग में देखते हैं इसका प्रूवर कौन था। अगर प्रूवर हनीमन है, तुम 10 तरह का प्लासिबो दे देंगे, हम मेडिसिन चेंज नहीं करें। अगर जिस सिम्टम पर मैंने प्रिस्क्राइब किया है वो हनीमन की प्रूविंग है, इसलिए कभी कभी आप लोग प्रूविंग पढ़ा करो, और जिसपे हनीमन की बात अगर प्रूविंग की है
तो उसको एकदम दिमाग में नोट करके रख। और शशांक कुछ बोलोगे? जी सर, कुछ सब सारा पॉइंट तो डिस्कस हो चुका है सर हाँ, एकोनाइट का। ये क्या बोल फिर रहे भी हैं, सर, एक मिड क्वेरी क्या बोल रहे हैं? सर, इफ द फिजिकल सिम्टम हैव आर देयर, but not पता चला mental symptom. Do we वी consider कंसिडर aconite? Can you explain? इंशाल्लाह। क्या मतलब? वो कह रहे कि अगर मेंटल सिम्टम नहीं रहे, सिर्फ फिजिकल सिम्टम रहे, तब भी हम क्या उस पे ये कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब अगर कर सकते हैं? फिजिकल सिम्टम एकोनाइट का हो तब ना। हम्म, क्वेश्चन यही गड़बड़ है। सिम्टम होना चाहिए, फिजिकल में हो या मेंटल में। मेंटल में है तो वाह वाह, फिजिकल में है तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीज का ख्याल। और किसी को कुछ पूछना है भाई? सर सल्फर कहाँ, इसमें सल्फर बोला गया है सर कि कॉम्प्लीमेंट्री है एकोनाइट का। सल्फर जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोगों को कहाँ पे सल्फर देखना चाहिए, कहाँ जरूरत हो सकता है? एक चीज बस मोटी वाली बात बताते हैं। टिपिकल सल्फर की पर्सनालिटी है, और एक्यूट फेज में कोई ऐसा कोल्ड लग के ऐसा हुआ है, डोंट फॉरगेट एकोनाइट। और कुछ पूछो मत। एक्यूट केसेस ऑफ टिपिकल सल्फर, अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल जाए, एकोनाइट एकोनाइट एकोनाइट। और कभी भी एकोनाइट अच्छा रिजल्ट दे दिया है तो उसके बाद एक डोज सल्फर का 3 डाल दो, रिलैप्स नहीं होगा। बस यही एक अच्छा प्रिस्क्राइबिंग का एंगल सीख लो, क्योंकि अब तुम दूर भी बहुत हो चुके हो। तो ये बताने का मेरा मकसद यही है कि इसमें प्रिस्क्राइबिंग का एंगल आपके साथ बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का आर्ट आना चाहिए, इंडिकेशन आना। जैसे अभी मैंने बच्चों के केस में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग का जो एंगल बताया है, जो इंडिकेशन बताया है, उसमें अगर टिपिकल सल्फर मिलता है तो मोस्ट एक्यूट में एकोनाइट दे दो। और एकोनाइट अच्छा रिजल्ट हो जाए तो एक डोज फॉर सिक्योरिटी सेक टू नॉट रिलैप्स सल्फर 3 दिया करो। मेरा अपना पोटेंसी है, हनीमैन का पोटेंसी है, लेकिन मेरा बिलीव इस पर बहुत है, 3 पे। बहुत सारे लोगों को मैंने सल्फर 3, फास्फोरस 3, सीपिया 3, नक्सभूमिका 3, ये कुछ मेरे ऐसे 3 है जिसका एक अपना इफेक्ट करने का पावर है, और ये हनीमैन की पोटेंसी है। हनीमैन और का पहला फास्फोरस 3 पोटेंसी वाला, भी है। फास्फोरस कौन? 3 का परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास बैठा हुआ विनय, कि ऐसा एपिटेक्सिस होता था बेचारा कि परेशान, इतना ब्लीडिंग होता था कि वो। और एक चीज बहुत पापा की जैसे बहुत कि, बिल्डिंग। अब होता है। और एक, अब सर नहीं होता है। 2 वाह, बार हुआ था, आपने फास्फोरस 3 दिया था 1-1, 2-2 साल के अंतराल पे, लेकिन अब नहीं होता। चलो ठीक है यार, बहुत अच्छा है। सर आपने सल्फर एक 3 भी मुझे दिया है। तुम गए, हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बुक फेयर में गए थे तुम, बहुत किताब खरीद के लाए, बहुत अच्छा लगा। जो आदमी किताब खरीदेगा, पढ़ेगा, नहीं कंप्यूटर में नहीं, किताब में, तो इसके पढ़ने का जो एक बहुत खूबसूरती है, वो बगल में रिमार्क्स, या तुम्हारा अपना, या फिर हमारा बताया हुआ, या तुम्हारे किसी गुरु का बताया हुआ, पास में जो लिख देते हो ना, उससे उस किताब की खूबसूरती बढ़ जाती है, जो अब इसमें थोड़ी होता है। ये तो जंक फूड है, जंक फूड। न जंक फूड खाना चाहिए, न जंक फूड पढ़ना चाहिए, बेकार है। बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो तुम लोग गए, सब किताब लाए अपना खोल खोल के, सबका जी
प्रीफेस एंड फॉरवर्ड जरूर पढ़ो, जी सर। उसके जी बाद सर। फिर हम बात करेंगे। हेयरिंग गाइडिंग का एक भी चीज सर ऑर्डर दिए हैं हम। हैं? हाँ, ले हेयरिंग लिए। गाइडिंग के लिए भी सर दिया है। अभी सर आने वाला है, अरकम भाई के लिए भी दिए हैं। तुम बोलोगे, उसका जो इंट्रोडक्शन हम बता देंगे पढ़ने के लिए, जी सर। हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम जैसे लगेगा तुम्हारे पॉकेट में आ गया, इतना आसान कर देंगे। और शशांक, हमारा अभी बॉम्बे जाने का प्रोग्राम था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से हम नहीं गए। थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। ये जो मौसम इतना खराब चला है ना। खराब है सर, हाँ, यहाँ पे भी अभी वहां बहुत खराब तुम्हारे यहाँ मौसम कैसा है? ठीक है, हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। और कोई एक क्वेश्चन? चीज बोलेंगे पापा कि जैसे आपका जो पीडियाट्रिक का सेशन जो चल रहा है, ये लास्ट एक पीडियाट्रिक का जो वेबिनार आपका चलता है, तो उसमें मैंने देखा है एक तो दो सेशन आपने बताया, एक प्लासेंटल बॉन्ड वाला, एक मदर और बेबी का जो कनेक्शन रहता है, एक आपने बताया कि जाइगोट फॉर्मेशन बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, क्या क्या ये, और थर्ड जब आप जो मेडिसिन पे आए, ऐसी मेडिसिन जो मोस्टली कोई बच्चे में यूज नहीं करता है, और नहीं जो नहीं नहीं, यूज। थर्ड नहीं, फोर्थ। थर्ड हाँ मैंने बताया ड्यूरिंग लैक्टेशन, हाँ। माँ जो है हम्म अपने आप हम्म हम्म को अपने बच्चे में हम्म अपना खून देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बच्चा स्कूल गोइंग होने लगता है, हम्म तब का प्रिस्क्राइबिंग मैंने बताया है वो। अब ये, और फोर्थ में अगर मौका मिला हमको, हम्म फोर्थ सेशन अगर हुआ, हम्म तो उसमें आप लोग हम्म को हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइपिंग, जैसे एक चीज मैंने बता दिया अभी, हम्म सल्फर का टिपिकल, अभी हम सिर्फ सल्फर अभी डिस्कस नहीं किया है। टिपिकल सल्फर है और एक्यूट फेज डेवलप हो गया ड्यू टू द एटमोस्फियर और ड्यू टू द मेंटल कॉन्कोमिटेंट है। तो गिव एकोनाइट 3, एकोनाइट 30, एकोनाइट 12, वो ठीक हो जाएगा। देन यू गिव वन फॉर सिक्योरिटी से सल्फर 3। ये इस तरह का प्रिस्क्राइबिंग का एंगल, ये फोर्थ सेशन में हमने सोचा है आप लोग को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पापा लास्ट जो सेशन था उसमें आपने बच्चे में इंसुलिनम कैसे यूज किया हाँ जाता है, एंटिम हाँ, टार्ट, नॉट ओनली फॉर द आई एम रैटलिंग ऑफ द चेस्ट, क्लेमिंग, वो हटा के आई हम। एम क्लेमिंग कि शायद मैं वाहिद आदमी हूँ जो इंसुलिनम बच्चों के केस में यूज करते हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट होता है। और बहुत लाजवाब। एंटिम टार्ट मेडिसिन विदाउट रेटलिंग ऑफ द चेस्ट वाला कंप्लेंट छोड़ के इतना एंगल आपने दिखाया है। नेक्स्ट आपने इग्नेशिया अमारा जैसी मेडिसिन को आप रखे कि नेक्स्ट मैं इग्नेशिया अमारा बताऊंगा, नाइट्रम म्यूर इंडिया बताऊंगा, हमारा, तो बच्चे हम में जी। शुरू में रखा था कि डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस ही नहीं कर पाए फिर, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि ऐसी चीजें जो किताबों में नहीं है, नहीं बोला जाता है, उसको बोल दो। तो उसमें मैंने ये देखा, जैसे कि एक और मेडिसिन बीसीजी, बीसीजी। हम्म, हाँ बीसीजी जी। वो इसलिए बोला कि डॉक्टर अंसार की बच्ची थी, वो लेके आया था, सब मेडिसिन देने के बाद वो बेसिलाइनम भी दिया, ये दिए, उसका जा नहीं रहा था, ठीक नहीं हो रहा, बहुत परेशान था। तो हमने बीसीजी दिया, लाजवाब रिजल्ट हुआ। तो अंसार तुमसे पूछा था कि सर किस हम्म, बेसिस पर प्रिस्क्राइब किए हैं, तो तुमने जब मुझको बताया तो हमने सोचा सिर्फ हम अंसार को क्यों बोलेंगे, जो मेरी पूरी ऑडियंस है उसको सबको बता दो। एंड उसी वक्त मेरे दिमाग में आया, मैंने प्लान किया कि बच्चों के केस में बीसीजी हम कैसे यूज करते हैं। बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट, बहुत। और तुम देखोगे कि जो लोग यूज करेंगे कभी फेलियर नहीं होगा। कुछ कुछ मेडिसिन, ये मेरा 8 साल 10 साल रेगुलरली जबरदस्त तरीके से हम यूज किया है। एंड देन आई केम टू अ कंक्लूजन ऑफ क्यूरेटिव प्रिस्क्राइबिंग। समझे शिकांत? तुम भी शिकांत, ये एक बार तुम देख लोगे, और कभी मौका मिले तो मत भूलना
बीसीजी। बीसीजी प्रिस्क्राइब करते मैंने हैं। देखा एक चीज है बता सर दूं, आपको प्रिस्क्राइब करते हुए। हाँ, एक चीज देखना कि बच्चा एकदम सूखा सूखा, कॉन्स्टिपेटेड, प्रोस्टेटेड भी। वो जो बात सिम्टम है वो है, ये चीज जरूर देखना। इजाजत है शशांक, इजाजत है? जी सर। एक एक चीज पापा, एक एक लास्ट की, अब जो हम लोग नेक्स्ट सेशन वेबिनार का जो करेंगे, पीडियाट्रिक का जो नेक्स्ट सेशन अब होने वाला आपका, जिसमें आपने कहा इग्निशिया, नाइट्राम्यूर, एथुसा साइनपियम, ये हम 7-8 दिन के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। और जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें तो पता ही है, नहीं नहीं, और जो पहले नहीं एक ज्वाइन बात करते वो मैं पूछ लो अपडेट अपने ऑडियंस करूंगा। से नहीं, कि अगर वो चीज इंटरेस्टेड है हाँ, तो, अगर एक चीज और वो पूछेंगे इंटरेस्टेड है एलेंस की तो नोट का शुरू करो। रिलेटेड। एक चीज एलेंस की नोट के रिलेटेड एक और पूछेंगे पापा। जैसे अभी मैंने आपके एक जानने वाले हैं, फ्रेंड है, उनके घर गए थे हम लोग बांग्लादेश, केसेस देखने, उनके पूरे फैमिली जो दिखाते हैं, तो स्लाइटली डिटेक्ट हुआ है कि इससे वो पहले भी लोग जो हम लोग गए थे देखने। वो लोग उन लोगों को होम्योपैथिक का बहुत फेथ है। हम्म और मुझको याद है कि उनमें नसीम भाई जो हैं, उसको हम्म कुछ दुनिया में समझ में नहीं आएगा तो यही कहते थे चलो कलकत्ता चलो, हम इलम खान से दिखा हम्म, देंगे और ठीक हो जाएगा। 2 आज भी। दफा वो कैंसर, एक कैंसर बोन का केस लेके आए थे अपना भतीजा का, उसके घर वाले सब खिलाफ थे। आज वो लड़का क्रिकेट खेलता है, आज वो लड़का बहुत अच्छे से भी अपना नौकरी कर रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। 2-3 केसेस वो कैंसर का लेके आए थे हमारे पास। हम्म, तो उस आदमी का फेथ बहुत है होम्योपैथिक पे, हम्म, और इसी वजह से उनके पास रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। हम्म। तो उसमें एक चीज पूछना था पापा, कि जो हम लोग केस देखने गए थे, और भी पहले भी देखने गए थे, इससे पहले भी, और रेगुलर देखते उनके पूरे फैमिली को, और भी जो बहुत से लोग हैं वहां भी दिखाते आते हैं, तो मेलिग्नेंसी कैंसर सेल का डिटेक्शन हुआ है थायराइड का, वो था कि सस्पेक्टेड ये होगा, उसे बायोप्सी वगैरह कराने बोल रहा है, लेकिन उन्होंने कराया नहीं है, लेकिन मोस्टली कैंसर सेल डिटेक्टेड। आपने सारा सिम्टम लिया था, हमने जो बताया, आपने कार्सिनोसिन दिया, कार्सिनोसिन मिक्स दिया उन्हें उसे। और मैंने एलेंस की नोट जो इकोनॉमिक पब्लिशिंग वाला है, उसमें मैंने पढ़ा है कि कार्सिनोसिन में लिखा हुआ है अगर किसी को कैंसर होता है या सस्पेक्टेड है तो नेवर गिव कार्सिनोसिन। और मैंने ऐसे एक केस नहीं, बहुत से ऐसे केसेस में आपको देखा है, कार्सिनोसिन कैंसर रहने के बाद भी आपने दिया, और मार्वेलस रिजल्ट। और अभी जो मैंने कार्सिनोसिन मिक्स जो चला उनका कुछ टाइम से जो चल रहा है, और अभी रिजल्ट आया कि कैंसर सेल है भी कि नहीं उसे पता नहीं, वो सस्पेक्ट का बहुत माइन्यूट में, इतना माइन्यूट में कि उसको बायोप्सी करके भी नहीं चेक किया जा सकता, इतना माइन्यूट सेल है कोई। अब क्या सेल है वो भी पता नहीं। तो इतना मार्वेलस, इतना अच्छा रिजल्ट, और कार्सिनोसिन मना किया जा रहा है, फिर भी कार्सिनोसिन, ये एक चीज अगर बता दीजिए तो इंडिकेशन हम लोग। इंडिकेशन इंडिकेशन अब वोल्यूम 3, जी नॉलेज ऑफ द डिजीज कॉमा इंडिकेशन। अगर इंडिकेशन डोमिनेट कर रहा है तो डायग्नोसिस चूल्हे बाण में जाए, डोमिनेट करना चाहिए। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ द जजमेंट, एंड जजमेंट इज नीड होम्योपैथिक आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड फिलोसॉफी। बस कार्सिनोसिन तो हमसे भी बहुत ज्यादा लोग जानने वाले हैं, किताब लिख दिए हैं लोग, लेकिन मालिक ने इतनी मेहरबानी दी है कि सही जगह पे सही कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब करा देता है। रब की बड़ी दया है, बड़ी दया है। अच्छा लगा तुम्हारा ये सेशन, अब हमको जी, बख्शो थोड़ा। हाँ हाँ, ये अब हम लोग इसी पे एंड करते हैं इस सेशन को। इसी तरह और तुम काम किया करो, जो मेरे पुराने लोग हैं हम्म, उनको लेके आया करो, ठीक ठीक है, तो अच्छा जी रहेगा। जी जी जी, ओके, और थैंक यू कभी एवरीवन। कभी 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 संडे वाला क्लिनिक में हम्म 10 मिनट 15 मिनट का एक ऐसा शो कर दिया करो, वहाँ कुछ केसेस बैठे रहते हैं, हम्म। वहाँ अच्छा है, अगर इसमें ठीक है। जैसे बिना लोग आते हैं, अगर हेल्प कर देंगे हमको, जो हम लोग का रश रहता है चेंबर में, वो देखने में टाइमिंग तो बहुत नहीं नहीं, हम वो लोग के सब लिए छोड़ो, अच्छा होगा। ठीक है। पेशेंट को रिक्वेस्ट कर दो, जी। ऐसा बात है। हम्म, ये विनय वो नहीं कर देता है, समझा देगा। पेशेंट हाँ, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया है, लेकिन अभी, अब पहले ऐसा मेरा पेशेंट लोग नहीं था,
अब तो थोड़ा सा ऐसे लोग हो गए हैं कि अब क्या किया जाएगा। फिर उसके साथ साथ समझा देना तो 10 मिनट 15 मिनट में कोई बात नहीं है। सामने केस रहता है ना, वो दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ज्यादा थैंक यू जी। सर प्रणाम। प्रणाम सर। जुग जुग जी हो। तुम्हारा बच्चा कैसा है? ठीक है सर, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। घर में तो अपने तुम्हारे घर के सब लोग को अपने फादर मदर मेरा रिगार्ड बोलोगे। जी सर। इसको ये कर हम दे, बंद कर दे। कर दे रहे हैं, हम कर दे रहे हैं, हम